संजय राउत। कोई सर, पूरे देश में जो नेचुरल कैलामिटीज है उसके बारे में और रिलीफ मेजर के बारे में इस सदन में अनेक बार चर्चा हुई है। फिर भी हर साल यहाँ विनाश होता है और हम विनाश को टाल नहीं सकते। उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र और अन्य स्थानों पे तो बहुत बड़ी आपदा आ गई और सब कुछ ध्वस्त हो गया। एक साल बाद भी हम उस हादसे को भूल नहीं सके और ना कभी भूल पाएंगे। ये हर साल की घटना है। अतिवृष्टि होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, बादल फटते हैं, उसके पहले सुनामी आ गई। और अभी महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में पुणे जिले में एक जीता जागता गांव मालिन पहाड़ के नीचे दब गया, उद्ध्वस्त हो गया। मेरा प्रश्न है कि ये जो सब हो रहा है, ये क्या ये सब नेचुरल कैलामिटी है या ये सब प्राकृतिक आपदा है? उसके पीछे मनुष्य का भ्रष्टाचार, यह आपदा मानव निर्मित है और इस आपदा का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की लालच और भ्रष्टाचार, और जिसके कारण लगातार हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। ये जो मालिन गांव है, उस गांव का हादसा हमारे सामने हुआ। जहां ये गांव था उस रास्ते से हम बहुत बार गए, उस पहाड़ पर गए बार बार, लेकिन जहां मालिन गांव था आज वो गांव वहां नहीं है। पूरा का पूरा गांव पहाड़ धंसने से खत्म हो गया। 70 घरों का एक गांव था, लगभग 700 लोगों की आबादी थी। अब वहां 50 लोग भी नहीं बचे हैं। पुणे में इस दिन धुआंधार बारिश थी, उस दिन बाढ़ जैसी स्थिति थी, लेकिन जिस तरह से पहाड़ दब गया, गांव नष्ट हो गया और किसी को खबर तक नहीं लगी। सुबह के समय जब राज्य परिवहन की एक बस वहां सुबह आती है तो उसके कंडक्टर को पता चला कि यहाँ जो गांव था, जो रास्ता था, वो दिख नहीं रहा, तो गांव कहाँ गया। 2 minutes more। तो उसके बाद सबको पता चला कि ये गांव दब गया है, ये गांव खत्म हो गया है। और बाद में सरकारी मशीनरी को जाग आ गई और 2-4 घंटे के बाद वहाँ कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एम्बुलेंस, 4 घंटे के बाद अगर वो बस वहाँ नहीं आती, कंडक्टर को पता नहीं चलता, तो और एक दिन तक किसी को नहीं समझता कि गांव पहाड़ के नीचे दब गया है। ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है और ये हमारा सुस्त प्रशासन है। सर, इसी प्रकार की घटना जब उत्तराखंड में हुई थी तो और हजारों निर्दोष लोगों की जान गई थी, उस वक्त भी वहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक थे उसने चेतावनी दी थी कि बादल फट सकते हैं, भारी बाढ़ आ सकता है, और उसकी जानकारी उत्तराखंड सरकार को मिली थी। फिर भी जो लाखों श्रद्धालु वहाँ पहुँचे थे उसको रोकने का काम किसी सरकार ने वहाँ नहीं किया। इसी प्रकार से जो मालिन की दुर्घटना हुई, इस बारे में भी चेतावनी मिली थी। जो नासा ने उस बारे में चेतावनी दी थी। नासा के तरफ से कुछ पिक्चर्स और कुछ जानकारी भी दी थी कि यहाँ भूस्खलन हो सकता है और भारी बारिश हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद वहाँ सोता रहा और देखते देखते 700 आबादी वाला एक गांव उद्ध्वस्त हो गया। इसके लिए सर हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट हम बनाते हैं, हम उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना आती है तो हम जाग जाते हैं। जब तक ये सरकारी सुस्ती और लापरवाही बंद नहीं होगी तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। आज भी घटना के 8 दिन बाद वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोग मलबे के नीचे दबाए हैं। दूसरी बात सर, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पुणे जैसे शहरों में आज भी ऐसे बहुत से पहाड़ हैं जहां लोग रहते हैं, और लोगों ने पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े होटल्स बनाए, 5 स्टार होटल्स पहाड़ के ऊपर बनाए, बड़े बड़े बंगलो, बड़े बड़े रेसिडेंशियल स्कीम हम पहाड़ पे बनाते हैं, उसके लिए पहाड़ खोदते हैं,
उस सारा नतीजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। सर, इस बारे में अगर कठोर कानून हमारे पास है, हमने नियम बनाए हैं, लेकिन हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है बार बार हमको चेतावनी देता है, फिर भी सरकार कुछ नहीं करती। जैसे हमारे मराठवाड़ा औरंगाबाद में अजंता केव्स है, उसके लिए भी चेतावनी मिली है कि अजंता केव्स भी धंस सकते हैं, पहाड़ नीचे आ सकता है। सर, इस बारे में सरकार ने उस बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो बार बार ऐसे हादसे होंगे और हम सदन में सिर्फ चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती नाज़नीन फारूक। Thank you, sir, that you have given me an opportunity to speak in the August House on the subject of natural calamities. Natural disasters strike without notice. Now, with changing climate, extreme rain, to tropical cyclone and variable weather events will intensify. All this will make our world even vulnerable and more hazardous. The question is why the civilian Indian remains unprepared to deal with the disaster, for our people to handle the crisis and to rehabilitate the affected people. Every time we have natural disaster exacerbated in a human management and environment, we are caught on the wrong foot. Wars agencies make every possible excuse to pass back about their failure. In all this, we lose precious human life. We know that Himalayan range, the world's youngest mountain range, is lashed by heavy rain, prone to landslide, flash flood, and in addition, it is located highly semicized zone and make region ecologically very vulnerable. Each year, with increasingly ferocity and certainty, the region sees disasters, landslides to earthquakes. We know all this, therefore clearly this is a disaster hotspot which needed attention and focus. Disaster management demands firstly scientific knowledge to understand the map of vulnerability. It is always easy for the agencies like the National Disaster Management Authority, NDMA, set up post-December 2004 in unmeant to fluently talk about a newly warning system. But the fact that we do little plan and prepare ahead, predicting extreme rainfall and cloudburst is possible. Scientists talk about now casting technologies using Doppler radar and automatic station to predict the real time event to happen. Secondly, understand that instrumentation, however important, however sophisticated, will not save lives. Sciences can merely help us predict natural disaster, but that's only a warning about our vulnerability. In Uttarakhand case, the regional meteorological office had forecast extremely heavy rain up to 200 millimeter. This is clearly dire warning. This disaster management establishment should have swung into action, issued weather warning, evacuated pilgrims from the most populated areas, and stopped others from proceeding to the hills. But nothing like has happened. Instead, after disaster, NDMA vice chairman have been quick to pass the blame onto the meteorological department, saying that they did not inform them quantum of rain. And when told why they did, he went on to say that exact location was not told. This is ridiculous and unacceptable. Thirdly, flood do not kill, building and planning does. Therefore, once they understand the vulnerability of seismic landslide, flood-prone areas, we have to use the knowledge to ensure the structure to come up or not in the vicinity of the waterways and earthquake resistant. But this is precisely where we fail completely. We do not need new science to touch us, that our government agencies must strictly regulate building plans.
In Uttarakhand, construction has happened everywhere. Kedarnath satellite images clearly show how the settlement of houses, thousands of pilgrims came up in the direct path of the streams emerging from the mighty Himalayas. This should not have happened, have been allowed. Safety has always been afterthought for us. Until the next disaster strikes, agencies like NDMA will temporarily shift gears to talk about the need for better preparedness and coordination. This is our real tragedy. In case of disaster or an emergency before a government machinery, they will help please conclude, only 1 minute more. Community which has respond immediately. Sir, I want to place before you about our northeast region, Assam and Arunachal Pradesh, and we are a flood-affected area. Lots of people get killed every year by flood, and lakhs of cultivation also pushes away by the river Brahmaputra. Okay. Sir, you know, sir, the world's largest, the Kaziranga is also in Assam. In Kaziranga also, because of flood, lots of animals and cultivated lands passes away by Brahmaputra river. So my humble request to the government is to take some serious steps to control natural devastation in Assam and Northeast. And one more thing, sir. Okay. During summer, Now please conclude. Sir, please give me half a second. I hope government will take serious measure to take up this matter of Northeast and Assam as soon as possible. Thank you. Thank you, sir. Sri Vaishnava Parida, you only 4 minutes. Only, sir. You only 4 minutes. So others, sir, give me 6 minutes. No, Sir, no 6. thank you very much for allowing me to speak on this subject. Sir, national calamities are a regular phenomena in our country. Floods, drought, cyclone, cloudburst, landslide, earthquake, tsunami are create enormous devastation, loss of life and property. During British time in India, this country was visited by famines in every decade, and lakhs of people died. In 1866, there was a great famine in Odisha, which was called Lanka Durbhikya. 1/3 of Odisha's population was perished, lakhs of cattle were died. It had devastated the social and economic life of Odisha. Till today, the impact is not eliminated. In 1943, Odisha has faced a massive famine along with the undivided Bengal. Flood is a regular feature in Odisha. After independence, some measures are taken to control the devastating floods of Mahanadi, Brahmani, and Baitarani river. But a lot has to be done till today, sir. Sir, Odisha has 3 natural enemies. One is flood, one is drought, another one is cyclone, sir. Because of this, Odisha is now the poorest state in India. In every 10 years, Odisha faces one cyclone. Last year, there was a cyclone and these coastal districts of Odisha were disturbed. Now Odisha is facing, after drought, facing a massive flood. About 300 these panchayats were now flooded with heavy rains, sir. And this was reported to the central government, and the Home Minister has promised to provide certain reliefs and even helicopters. So for that, I am expressing my thanks to the government. And sir, we want a permanent solution, permanent measures to meet these natural disasters. Some
other disasters are man-made, but both the disasters should be faced with some concrete measures, sir. My suggestion is to strengthen the disaster management authority so that the authority can meet anywhere in India at any time when such disasters are taking place, sir. Then we must utilize the advanced technology, weather forecasting, advanced warning system in our country so that people can informed, warned about the coming or the sudden disasters, cyclones, floods, which are, or even cloud bursts, which are coming. And we must also stop the deforestation system process in our country, and should stop the digging of hills, which has created a national disaster in Maharashtra, sir. 1 more minute. Then the states should be provided relief and rehabilitation materials immediately when these disasters are taking place or affecting a particular state in India. Sir, Now please conclude. then, Okay. sir, a proper All right. plan to meet the natural calamity, the disaster, should be prepared by the national government with the help Okay. of the states also, so that we can face Now conclude. this, how we can stop this, the national loss and the loss of property and loss of life. With this, Okay, thank you very धन्यवाद much. धन्यवाद श्री रामदास अतवाले सिर्फ 4 मिनट्स सिर्फ 4 मिनट्स सिर्फ 4 मिनट्स ठीक है ना डिप्टी चेयरमैन नहीं साहब, ये पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में नेचुरल कैलामिटीज में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। और अभी आपने देखा है कि 2013-14 के आंकड़े हैं मेरे पास, उसमें कम से कम एक साल में 2,964 लोगों की मृत्यु हो गई है। कम से कम कैटल जो है, एक कैटल 1,02,330 मतलब वो मर गए हैं। और नंबर ऑफ हाउसेज का अगर आप देखते हैं तो 13,16,805 हाउसेज पूरे एक साल में मतलब पूरे डिस्ट्रॉय हुए हैं। और मतलब जो खेती है, ये खेती कम से कम 61.25 लाख एकड़ का नुकसान हुआ है। तो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी आपने देखा है कि भाई महाराष्ट्र में पुणे में माली नाम का गांव है, जहां मैं इसके पहले गया था, वहां हमारी पार्टी की शाखा भी थी, और वहां अभी तक मतलब 151 लोगों की मृत्यु हो गई है। पहाड़ एकदम ऐसा ऊंचा है कि सर, मेरा निवेदन सरकार से ये है कि ऐसे गांव जहाँ जहाँ बस्ती डेंजर जगह पर है, ऐसे बस्तियों का पुनर्वसन करने की आवश्यकता है। और उसी एरिया में कम से कम वो आंबेगांव तालुका में 54 का गांव है, तो वो गाँवों का तो सर्वे करके, अगर पहाड़ ऐसा एकदम ऊपर है तो अगर कभी भी इसी तरह की नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, इसीलिए उन गाँवों को, उस हाउसेज को वहाँ से हटाकर वो तो सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। तो ये भी हमारी मांग है कि भाई उसके लिए मतलब तो सरकार ने कोशिश करने की आवश्यकता है। और मालिन में कम से कम 151 जो लोगों की मृत्यु हुई है, तो राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए दिए, केंद्र सरकार ने तो 2 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन मेरी मांग है कि भाई उस मृतकों के फैमिली को कम से कम 15 लाख रुपए मिलना चाहिए और उनका रिहेबिलिटेशन जल्दी से जल्दी करने की आवश्यकता है। NDRF के माध्यम से वहाँ उनके नौजवान चले गए थे, उनका काम अभी थोड़ा सा रुक गया है। और कम से कम 50 जो हाउसेज थे, 50 हाउसेज पूरे खत्म हो चुके हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 94 में भूकंप भी हुआ था, अर्थक्वेक भी हुआ था। उसी तरह उत्तराखंड में भी मतलब हजारों लोग हैं, उनके मकान है, एक साल पहले 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों की मौत उधर हो चुकी थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि नेचुरल कैलामिटी के माध्यम से कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा होता है। जब बाढ़ आती है तो नदियाँ जोड़ने का जो काम है, जिस तरह अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नदियाँ जोड़ने का काम उन्होंने अनाउंस कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भी थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो पूरा काम हुआ नहीं। अभी वो पूरा काम करने की जिम्मेदारी ये तो सरकार पर है। मतलब नदियाँ जोड़कर, मतलब जहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ से फसल का नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, बहुत सारे गांव उसमें बह जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नदियाँ जोड़ने का जो काम है, जहाँ बाढ़ आती है वो पानी
जहाँ कम बारिश होती है वो नदियों को जोड़कर मुझे लगता है कि बाढ़ को रोकने की आवश्यकता है और ये लोगों की मृत्यु को रोकने की आवश्यकता है, फसल को बचाने की आवश्यकता है और सूखे की जगह पर भी पानी जा सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी काम बहुत इसी तरह मतलब हो रहा है और इसीलिए सरकार की तरफ से मतलब अभी हमारे मित्र शुक्ला जी बोल रहे थे कि इसका का गठन हुआ नहीं, उसका का गठन हुआ नहीं है, वाला पठन तो हमको करने दो, वाला स्टडी करने दो, बाद में गठन हम करेंगे। मतलब सभी गठन करने का काम अभी 5 साल तो गठन करने का काम हम लोगों को करने की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि भाई ये विषय में राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमको मौका मिला है तो थोड़ा आस्ते आस्ते हम काम करेंगे। आपको आराम में मिला है, आप आराम करो, हम काम करते रहेंगे। आप भी हमको मतलब गाइड करो। मतलब सरकार का अर्थ ये होता है कि विरोधी दल भी अपना ही होता है। अपने लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लोकतंत्र दे दिया है, इलेक्शन दे दिया है और अभी तो मतलब इतने दिन आप तो सत्ता में थे, अभी हम इतने सत्ता में आ गए हैं। आप जब सत्ता में थे तब हम अपोजिशन में बैठकर हंगामा करते थे। अब आप लोग हंगामा कर रहे हैं तो ठीक बात है, हंगामे का विषय इतना नहीं है, लेकिन नहीं हंगामा भी करो, नहीं ठीक है, नहीं हंगामा करना ही चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए हंगामा करना ही चाहिए। और इतने साल आपने आराम किया है, इतने साल आराम किया है कि आपको थोड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। हम लोग आंदोलन करते करते तो थक गए थे, बहुत अच्छा थक गए थे और इसीलिए आपको हमको 5 साल में थकाना मतलब इतना आंदोलन करो, इतना आवाज उठाओ कि ठीक बात। हमको मालूम है कि विरोधी दल वाले आवाज उठाते, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें मतलब राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। नेचुरल कैलामिटी में हम सब लोग एक होना चाहिए। जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है, चाइना की और हमारी लड़ाई होती है इंडिया की, तब हम सब लोग एक साथ होते हैं। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब मैं उनके साथ ही था। अभी मैं 2 साल से मैं इधर आ गया हूँ और इसीलिए मतलब वो बात नहीं, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि नेचुरल कैलामिटी के विषय पर यहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सब लोग एक है। और महाराष्ट्र में जो हमारे पुणे में 151 लोग जो मर गए हैं उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं और इसी तरह की घटना ना घटे उसके लिए सरकार ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब इधर आए हैं, राजनाथ सिंह जी आए हैं। राजनाथ सिंह इज द किंग और इसीलिए वो मतलब आपके पास अच्छा डिपार्टमेंट है, तो आप इन लोगों की रक्षा करने के लिए हम सब लोग बैठकर प्लान करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार इस पर निर्णय ले और सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का काम हम करेंगे। जय भीम। अविनाश पांडे। This opportunity. Sir, as we are all aware, the landslide in Malin village near Pune on 30th July claimed the lives of over 130 people. As we speak, Honorable Sir, the National Disaster Response Force is nearing the end of its relief and rescue operation in extremely difficult martial terrain and harsh weather conditions. Rescuing survivors and making sure that the victims of this tragic disaster are given their last rites with dignity. The extent of devastation can be gauged from the fact that the NDRF personnel had to excavate and remove many of these bodies in a decomposed state. But this is not the story devoid of hope. Soon after the landslide occurred, a 3-month-old baby and his mother trapped under the mound of cascading debris were successfully rescued after being trapped for more than 8 hours. The NDRF personnel located the mother and child in distress thanks to loud, incensed crying of this infant, which continued for almost 8 hours. Over the 100 youths from surrounding towns and villages trekked across the hill to assist the relief and rescue operation and provide access to medical aid to the survivors. There is an unmistakable lesson in these stories. An old saying that we hear time and again, God helps those who help themselves. The role of armed forces in relief and rescue operation has been paramount. Our brave men in uniform have risen to the occasion as first responder and protected the lives of our people in distress. Whether it was in Uttarakhand cloudburst in 2013 or the heavy rainfall in Mumbai in 2006,
or the Bhuj earthquake in 2001, to name only a few. However, we cannot rely solely on the military for such crisis situation during the natural disasters and divert the forces from their core functions. We must take serious consideration in strengthening our civil defense system as a first aid mechanism in time of such catastrophes. If quick action is taken immediately by persons who are in physical proximity to the location of disaster, much damage can be mitigated by training and empowering civilians to act in time of crisis. Presently, the NDRF unit in Maharashtra is based at Talegaon, Dabhade, in Pune, Mawal Taluka, which affects its response time during emergencies. It is imperative that center initiate the process of providing technical and strategic know-how in order that the state governments may uniform constitute and train a strong civil defense corps for swift action in times of emergency. Sir, this is probably the most important lessons to emulate and implement uniformly throughout the country, the lesson of preparedness. In this pursuit, after visiting the site of the disaster on the same day, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Prithviraj Chauhan, announced the formation of 2 emergency response team unit for the state of Maharashtra along the line of NDRF. Sir, I hereby would like to mention that between January and April 2015, this year, there was a heavy hailstorm in different parts of Maharashtra. Barring only 5 districts of Maharashtra, all other districts were badly affected by the hailstorm. And I would like to mention here and would like to commend the decision of Maharashtra government, who has made the provision of about 2,500 crore rupees for the relief in the calamity fund, which was earlier only 150 crore, which has been raised to 100 crores, and recently on 30th of April, it has been increased to 2,500 crore. Honorable Sir, I must commend the Honorable Home Minister and Government of Bihar for their timely warning and successful evacuation of over 60,000 people from village near the Kosi. Though the threat of an impending flood now seems to have subsided, the NDRF personnel deployed for the evacuations will continue to stay in these villages for some more time as a precautionary measure. Sir, the government must focus on further developing the predictions and timely warning system for information dissemination, so that the loss of life and property can be prevented wherever possible. It is also extremely important that we learn from such experiences to strengthen our response to such calamities if they arise in the future. There has been speculation that the Malayan tragedy may have been triggered by man-made causes. I am grateful that the Honorable Minister has commissioned a scientific investigation and analysis by the Geological Survey of India to delve into the root causes of disaster. If it is indeed a fact that the line between natural calamities and man-made disasters are blurring, it will then become imperative for the government to take appropriate corrective measures and a relook at the model of development that we intend to pursue. Thank you very much. Even in the past, there has been concern that harsh weather conditions which take the form of such calamities are expected to intensify as a result of global warming and climate change. It will then be indispensable that environmental and industrial development are not treated as a mutually exclusive domain which are at odds with each other. I hope that the Honorable Minister will undertake further action and reformulation of policy if required to ensure that the man-made causes of natural disaster are identified and their effect minimized. Thank you. Thank you very much, sir. Shri K.P. Ramalingam. Thank you, sir. Today I am going to speak in Tamil, sir. I hope you have informed. Yes, already informed, sir. Very good. இயற்கை பேரிடர்
நமது பாரத தேசம் உலகத்தின் வரைபடத்தில் ஒரு இயற்கையின் மகுடம் என்று அழைக்கலாம். வடபுறம் இமயமலையாலும் மற்ற மூன்று பக்கமும் அரபிக்கடலாலும் வங்கக்கடலாலும் இந்து மகா கடலாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தேசத்திற்கு ஈடு இணையாக உலகத்திலே வேறு எந்த தேசமும் இருக்க முடியாது. இயற்கையின் வரம் என்று கூட நம்முடைய தேசத்தை அழைக்கலாம். மனிதன் முதலில் வழிபட்டது இயற்கையைத்தான். மனிதன் இயற்கையை வழிபட்ட காலங்களெல்லாம் அந்த இயற்கையால் மனிதனுக்கு ஆபத்து நேர்ந்ததாக வரலாறு கிடையாது. தான் வழிபட வேண்டும் என்பதற்காக வழிபாட்டு தலங்களை இயற்கையை வழிபடுவதை விட்டுவிட்டு உருவ வழிபாட்டுக்கு மாறி வழிபாட்டு தலங்களை இயற்கையை அழித்து அங்கே அமைத்த காரணத்தால் ஏற்பட்ட பேரழிவு நாம் சமூகத்திலே கண்ட உத்தரகாண்ட். நாம் உத்தரகாண்டிலே கண்டது இயற்கையின் பேரிடராக கூட இருக்கலாம். அது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரிடர் என்பதிலே மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது. 100 கோடிக்கு மேலே வாழுகிற நம்முடைய மக்கள் தொகை கொண்டிருக்கிற இந்த தேசத்தில் பல்வேறு மொழிகளாலும் பல்வேறு கலாச்சாரத்தாலும் நாம் மாறுபட்டு இருந்தாலும் கூட இயற்கையால் உண்டுவிட்டு இருக்கிறோம். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எங்கள் தமிழகத்தில் தொன்மையான மொழியான தமிழ் மொழியை இலக்கண நூலை எழுதிய தொல்காப்பியர் முதுபெரும் புலவர் அவர் இந்த தேசத்தை, இந்த பூமியை வெறும் பூமி என்று அழைத்து விடவில்லை, இதை 5ஆக பிரித்தார். மலையை சார்ந்த பகுதியை குறிஞ்சி என்று அழைத்தார். காடுகளையும் காடுகளை சார்ந்த பகுதியை முல்லை என்று அழைத்தார். வயல்களையும் வயல்வெளியை சார்ந்த விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற பகுதியை மருதம் என்று அழைத்தார். அதைப்போல் கடலையும் கடலை சார்ந்த கடற்கரைகளையும் நெய்தல் என்று அழைத்தார். அதைப்போல் பாலைவனமாக இருக்கக்கூடிய பாலைவனங்களை அதை சார்ந்த பகுதியை பாலை என்று அழைத்தார். இப்படி 5 வகையாக நிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு 5 வகையான இயற்கை வளங்களையும் மனிதன் அந்த இயற்கையோடு ஒன்றி வாழுகிற வரை எந்த ஆபத்தையும் நாம் சந்திக்கவில்லை. இன்றைக்கு இந்த 5 வகையான நிலங்களின் வரைபடங்கள் இன்றைக்கு தனித்தனியாக இருக்கிறதா என்றால் ஒன்றோடு ஒன்று இன்றைக்கு அழிக்கப்பட்டு எங்கே பாலை இருக்கிறது, எங்கே நெய்தல் இருக்கிறது, எங்கே முல்லை இருக்கிறது, எங்கே குறிஞ்சி இருக்கிறது என்று தெரியாத நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு மனிதன் வாழுகிற இடம் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக எல்லா இயற்கை வளத்தையும் அளிக்கிற காலமாக அமைந்துவிட்ட காரணத்தால் இன்றைக்கு கன்னியாகுமரியிலே கடலரிப்பு ஏற்படுகிறது. அங்கே மனிதன் கடற்கரையிலே வீடுகளை கட்டுகிறான். வீடுகளை கட்டி வாழுகிற போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்களை அதிலே கடலிலே போட்டு கடலின் போக்கை வேறு பக்கம் திருப்புகிறான். இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு இது போன்ற நிலை இருந்தாலும் கூட நம்முடைய தேசத்திலே நதிகளின் போக்கை மாற்றி அமைத்தது. அந்த நதிகளின் போக்கை மாற்றி அமைத்ததோடு மட்டுமல்ல, நதி கரைகளிலே நம்முடைய குடியிருப்பு பகுதிகளை உருவாக்கியது. ஏரிகள், குளங்கள் போன்ற நீர்வரத்து கால்வாய்கள் போன்ற பகுதிகளிலே இன்றைக்கு பெரும் கட்டணங்களை கட்ட அமைத்தது. அதனாலே ஏற்பட்ட பேரழிவு எங்களுடைய சென்னையிலே நடைபெற்ற மௌலிவாக்கத்திலே நடைபெற்ற ஒரு 12 மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்த கதை. ஆக இப்படி நாடு முழுவதும் நான் இப்பொழுதுதான் பேச ஆரம்பித்திருக்கிறேன். Sir, now only I am started, sir. Sir, I give play 4 minutes from Trinamool Congress, sir. ऐसा नहीं होता. They are the left of time is there, sir. ऐसा नहीं होता. ஆக இயற்கை பேரிடர் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்க இந்த நிலைக்கு காரணம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை நிலை தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொண்டதுதான் என்பது இன்றைக்கு நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கிறது. ஆக வழிபாட்டு தலங்களை அமைத்தாலும் சரி, குடியிருப்பு பகுதிகளை அமைத்தாலும் சரி, எந்த நிலையிலும் அல்லது தொழிற்சாலைகள் அமைத்தாலும் சரி, இயற்கையை தொடாமல், இயற்கைக்கு எந்த விதமான வில்லங்கத்தையும் உருவாக்காமல் அவையோடு ஒட்டி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்தால் நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதல்ல, இந்த தேசத்தை பாதுகாக்க முடியும். அதற்கு அரசாங்கம் இன்றைக்கு என்னதான் உதவி செய்தாலும் வருமுன் காக்க வேண்டும் என்பதிலே மிகப்பெரிய
வரலாறு இன்றைக்கு அமைந்திருக்கிறது. வருமுன் காப்பதற்கு இன்றைக்கு போட ஒன்லி 1 minute சார். இன்றைக்கு அரசுகள் எடுத்திருக்கிற முயற்சிகள், அது மத்திய மாநில அரசுகளாக இருந்தாலும், இந்த வகையிலே பல்வேறு அரசியல் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், எல்லா அரசுகளுமே இன்றைக்கு இயற்கை பேரிடரை பொறுத்தவரை நல்ல முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். நாமும் அவர்களோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல இந்த நேரத்திலே இந்த சூழ்நிலையில் இந்த டிஸ்கஷனை, இந்த கருத்துரை இன்றைக்கு ஆரம்பித்திருக்கிற விவாதத்தை ஆரம்பித்திருக்கிற அத்தனை உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Shri Bhuvneshwar Kalita. Shri Sanjay Singh. सम्मानीय महोदय, आपको धन्यवाद समय के लिए। माननीय महोदय, कुछ ही दिन पहले इसी सदन ने मलिन गांव पुणे के साइलेंस प्लीज, साइलेंस, दुर्घटना के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। दुख तो इस बात का होता है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2013 में ही संस्तुत की थी कि इस मलिन गांव को अति संवेदनशील घोषित करके यहाँ पर किसी भी तरह का विकास का कार्य न हो। इसके बावजूद वहाँ पर बहुत सारा इरोजन हुआ और बहुत सारा खनन हुआ और इसी वजह से मलिन गांव का ये परिणाम निकला। माननीय महोदय, भूकंप से, चक्रवात से, बहुत सारी चीज़ों से डाटा बताते हैं कि हर साल अपने देश में लगभग 4000 व्यक्तियों की जान जाती है। लगभग 30 लाख लोग प्रभावित होते हैं बाढ़ से। लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन भी प्रभावित होती है हर साल। माननीय महोदय, 20 सालों में पिछले करीब 35,000 लोगों की जान जा चुकी है। आज आपदा प्रबंधन के लिए 2005 में केंद्रीय सरकार ने यहाँ आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2009 में राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रबंधन के लिए समितियां बनाई। उसके लिए बजट एलोकेट हुआ, तमाम सारी व्यवस्थाएं हुई। माननीय महोदय, आसाम में हर साल ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। हजारों लोग मकान जाते हैं, लाखों लोगों की ज़मीन प्रभावित होती है। और हमारे सामने बहुत तरह के ऐसे डाटा हैं जो सर्वे के बाद ये बताते हैं कि हमारे देश में जानकारी है कि किन नदियों से बाढ़ आती है। करीब 22 राज्यों में से एक से ज़्यादा राज्य आपदा के खतरा से प्रभावित होता है। 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील है। 57% भूमि पर भारी तबाही मचाने के, भूकंप आने के तमाम सारे सक्षम है। 57%, 68% से ज़्यादा खेती योग्य भूमि सूखे के साए में प्रभावित होती है। दुनिया के 6 संवेदनशील देशों में अपना भारत भी है। आज अपने पास तमाम सारी तकनीकी व्यवस्था भी है जिससे वार्निंग की जा सकती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, हमारे तमाम सारे सदस्यों ने, पूरे सदन ने, हर पार्टी के अपने साथियों ने अच्छी बात कही, उचित बात कही, आवश्यक बात कही। हमारे यहाँ सुनामी भी आया था 2004 में, जापान में भी सुनामी आया था 2011 में। मैं एक बात कह करके उनके स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें न पैसे की कमी है, न हमारे देश में कमिटमेंट की कमी है, न हमारे देश में लोगों में आत्मविश्वास की कमी है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, 3 से 4 महीने में जापान ने हजारों किलोमीटर सड़कें, हजारों किलोमीटर रेल लाइन और बिजली की, पानी की सारी व्यवस्था 4 महीने में कर लिया था। मैं आज आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि कहानी कहां पर है। प्लांटेशन की भी चर्चा हुई। मैं भी एक उदाहरण दे दूं, वहां उत्तर प्रदेश में 80 के दशक में सोशल फॉरेस्ट्री कार्यक्रम चलता था। जब मैंने डाटा मंगाया तो पता चला प्लांटेशन इतना हो गया कि जमीन ही वहां उतना नहीं। आज इस तरह की तमाम सारी चीजें मैं उसका बयान कर सकता हूं अपने देश में। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो हमारे देहात में कहावत है कि प्रकृति के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं
तो उसका बदला प्रकृति लेती है। आज क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारे बजट हैं, हमारे एक्ट हैं, हमारी कमिटीज़ हैं, हमारे लोग हैं, स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है, उससे फाइट करने के लिए लोग भी तैयार हैं, हमारी आर्मी है, नेवी है, सारा सब कुछ उपयोग होता है। लेकिन क्या हम कमिटेड हैं? क्या हमें अपने इस चीज़ से प्यार है? अभी मलिन गांव की चर्चा पूरे सदन ने किया, हमने भी उसकी चर्चा की। जब 2013 में वो अति संवेदनशील घोषित हुआ था और वार्निंग थी कि यहां पर कुछ भी विकास का काम ना हो, तो हम क्या कर रहे थे? हमने क्यों ऐसा खिलवाड़ किया? आज हजारों लाखों जिंदगियां क्यों तबाह हो रही हैं? किस लिए? इसलिए कि हमें थोड़ा पैसा मिल जाता है। मैं आपको स्पष्ट कहूं आज कि जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट में बजट होता है, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी उसे एकदम बहुत फ्री का पैसा मानती है। मैं गोंडा में 80 के दशक की फिर चर्चा कर रहा हूं। वहां पर गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर घाघरा नदी से प्रभावित होता है। वहां पर बरसात होती है, बाढ़ आती है, पत्थर आते हैं मिर्जापुर से, प्रदेश के और जिलों से। वहां कटान रोकने के लिए पत्थर रखा जाता है, पानी रिसीड कर जाता है, पत्थर वही नीचे चला जाता है, ऊपर फिर रख दिया जाता है, पूरा ट्रांसपोर्ट का, पूरा तफसीज का पैसा लिया जाता है। ये सारी हमारी जो कमियां हैं, मानव रहित जो कमियां हैं, मैं सरकार से केवल एक चीज कहना चाहता हूं। सुल्तानपुर जिले में हर साल आज सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया मोटरें आ रही हैं, बहुत अच्छी मोटरसाइकिलें आ रही हैं। एवरेज हर महीने मैं 20 से 22 लोग जो एक्सीडेंट से मरते हैं, उनके लिए संवेदना में मैं जाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारा चीज तो हम जुटा रहे हैं। हम आदमी की भौतिक परिस्थितियों को, उसके सुख को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या इंसान को भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी शिक्षा का क्या हाल है? क्या हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे विश्वविद्यालय? मैं अमेरिका में एक मित्र के यहाँ था, उसके यहाँ रह रहा था, पड़ोसी छुट्टी पर गया। जब छुट्टी पर गया तो उसने कहा कि हमें उसका लॉन भी ठीक करना है, उसका पेड़ भी हमें ठीक करना है, हमें सिंचाई भी करनी है, हेजिंग करना है। जापान में कोई भी रहता है तो अपने आसपास, चाहे जिसका पेड़ हो, चाहे जिसका लॉन हो, चाहे जो हो, अपने ऊपर लेता है कि हमारी जिम्मेदारी है। माननीय महोदय, मैं इतने आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज जो सबसे महती आवश्यकता है वो इंसानों को, उनको ट्रेन करके भारत के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति, अपने परिवार और तमाम सारे लोगों के प्रति जितनी जिम्मेदारी है, उसे ठीक करने की मुझे लगता है पहली आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यहां हिंदुस्तान का इंसान जब अपने देश और अपनी प्रकृति के लिए प्रेम करने लग जाएगा तो ये सारे चीजें होती भी रहेंगी, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू। श्री विश्वजीत दानीमारी। धन्यवाद सर। ये जो नेचुरल कैलामिटीज के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रहा है, तो ये असम के बारे में हमारे अभी साथी संजय सिंह जी ने, जो असम से हैं, उन्होंने कहा। तो असम ऐसे एक राज्य है जो हर साल प्राकृतिक दुर्योग से पीड़ित है, और वहाँ में ऐसे दुर्योग से बचने के लिए या कोई सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अच्छी तरह कदम आज तक उठा नहीं पा रहा है। वहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं जो पहाड़ से अचानक बाढ़ के रूप में बहकर आ जाता है जब भी वहाँ पर बारिश होता है, और इतने स्पीड में आ जाता है कि सिर्फ पानी खेती बाड़ी या घर उसमें घुसता ही नहीं, वहाँ का सारा जमीन घर वगैरह बहकर ले जाता है। असम बैकवर्ड एक राज्य है, इसलिए लोगों को इतना पता नहीं कि वहाँ पर बाढ़ के समय, ऐसे प्राकृतिक दुर्योग के समय कितना क्षति वहाँ होता रहता है। तो इसी तरह असम में ही और जो बदलेन इलाका है, इसका और प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक है। जो प्राकृतिक दुर्योग, उसमें राहत के लिए, उसमें बचाने के लिए जितना भी काम किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था की जरिए, वो व्यवस्था
राज्य सरकार के जरिए जिला के जो डिप्टी कमिश्नर डीएम के जरिए किया जाता है, उसमें 4 जिला अभी जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया है बोडोलैंड, जो कि भारत संविधान के 6 शेड्यूल के जरिए गठन किया गया है, वहां पर इस 4 जिले में इसका कोई व्यवस्था नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट अभी वहां पर कोई चालू नहीं है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में सारा राज्यों की तरह डिपार्टमेंट का जो क्षमता है उसको दिया गया, लेकिन केंद्रीय सरकार के जरिए जो योजना लिया जाता है ऐसे प्राकृतिक दुर्যোग के समय में, इसको वहां कार्यकारी करने के लिए कोई ऐसा यहां पर गाइडलाइन नहीं है जिससे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में इस सुविधा को मिले। तो मंत्री जी को मैं सीधा अनुरोध करना चाहता हूं, जो कि 6 शेड्यूल एरिया है जहां पर डिप्टी कमिश्नर का या डीएम का कोई काम नहीं होता है, और वहां पर ऐसी दुर्যোग के समय पे काम करने के लिए सारे डिपार्टमेंट को लग जाना चाहिए। तो उसमें किस तरह से इस डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए लेने वाले सारे काम या कार्यों को किया जाता है, उसका कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए जितना हो सके, ताकि 6 शेड्यूल एरिया के लोग भी इसका थोड़ा सा सुविधा मिले। तो मैं ये मेरा अनुरोध है। बाकी वहाँ पहाड़ी इलाका होने के कारण उसमें कोई अच्छी तरह से अगर स्टडी नहीं करेगा तो ये प्राकृतिक दुर्যোग से वहाँ के लोगों को बचा नहीं सकता है। मेरा विश्वास है और मैं अनुरोध भी करूँगा कि इस सरकार की तरफ से इसके ऊपर स्पेशली ध्यान लिया जाए। विशेष कर असम की जो बाढ़ की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीधा देखभाल किया जाए, व्यवस्था लिया जाए। मैं इसको अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। महेंद्र सिंह मारा। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का टाइम दिया आपने। सर, प्राकृतिक आपदा पर महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। सर, प्राकृतिक आपदा का परिणाम चाहे बाढ़, मूसलाधार वर्षा, आसमानी बिजली, भूस्खलन, आग या भूकंप, यह बहुत ही भयावह है। यह न केवल अनमोल मानव जीवन को खत्म कर देता है, परंतु बुनियादी ढांचे को भी बर्बाद व नष्ट कर देता है, और साथ ही साथ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का जीवन और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। सर, हम सोच सकते हैं कि उन लोगों के बारे में जो बिहार में बाढ़ से प्रभावित हुए और महाराष्ट्र के मालिनी गांव की उन जिंदगियों के बारे में जिनकी जीवन में भूस्खलन का प्रभाव पड़ा। कई अनमोल जिंदगियां खत्म हो गईं इन प्राकृतिक आपदाओं से। सर, मेरे गृह जनपद गृह राज्य उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अद्वितीय हैं और यहाँ लगातार मूसलाधार वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ हर साल एक स्थायी बन गई है। केदारनाथ की पिछले वर्ष हुए विनाशकारी बादल फटने की घटना संसद वाकिफ है, जिसमें लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई और कई लोग अभी भी लापता हैं। सर, इससे पूर्व हमारे एक विद्वान सदस्य श्री तरुण विजयी जी ने कुछ बातें ऐसी कहीं कि मुझे उनसे ये कहना पड़ता है आज। जब वो यहाँ बैठा करते थे तो बड़े जोर शोरों से विकास की बात करते थे। आज उस ओर बैठे हैं तो आज विनाश की बातें कहते हैं। और जहाँ केदारनाथ की इतनी बड़ी जो घटना हुई, उसमें जितना अच्छा काम उस समय की तत्कालीन सरकार प्रदेश में बहुगुणा जी की हो और भारतवर्ष की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज आपके माध्यम से डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, और विशेष तौर पर अपनी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को, उपाध्यक्ष राहुल जी को, जिन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर
ऐसी कार्रवाई की कि जिससे 20 दिन के अंदर हमको वहां पर काम करने की सफलता मिली और 1000 करोड़ रुपया उस समय तुरंत भेजा गया और एक ऐतिहासिक काम उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों द्वारा वहां पर किया गया। मान्यवर जरा पेशेंस भी रखें, जरा सुनने के लिए पेशेंस भी रखें। आज आपके माध्यम से आपने शांति रखिए जरा पेशेंस, अपन जवाब दे, पेशेंस रख लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। यहां आप बहुत ज्यादा विकास की बात करते थे, आज आप कहते हैं कि सड़क बनती हैं तो पहाड़ों में एक्सप्लोसिव्स यूज होता है, तो पहाड़ों में एक्सप्लोसिव्स यूज नहीं किया जाएगा तो मान्यवर कौन सी चीज ऐसी है जो पहाड़ों को तोड़ दे? आपने डैम की बात करी, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपकी बात सुन के। आपने कहा टेहरी जैसा डैम बना दिया। ये ध्रुव सत्य है कि यदि टेहरी डैम पिछले वर्ष नहीं होता तो हरिद्वार और आगे के गांव शहर कितने तबाह हो जाते, इसका वर्णन आपने नहीं किया। यही किसी डैम की, मैं कह रहा हूं किसी भी डैम की बात कर रहे हैं। आज आपके प्रधानमंत्री जी ने, आप सुन लीजिए, आज आपके प्रधानमंत्री जी ने 6000 मेगावाट बनाने वाली पंचेश्वर डैम की बात कही है। आप डैम की बात कर रहे हैं कि डैम से खराब ये हुआ है, आज रास्ते बनाए। जरा सुन लीजिए, नाम कहां से आया है? जरा सुन लीजिए। आज मान्यवर, आज सारी नदियां उत्तराखंड में हैं और सारे बिजली के प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लगे हुए। आज 3621.98 मेगावाट बिजली उत्तराखंड दे रहा है। किसको दे रहा? उत्तराखंड अपने पास तो नहीं ले रहा है, उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष को बिजली दे रहा है, यूपी को दे रहा है, दिल्ली को दे रहा है। आज ये प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, उत्तराखंड के कई प्रोजेक्ट बंद हुए हैं। आज किसको नुकसान हो रहा है उसका? आज आपने ऐसी बातें कह दी कि इससे विनाश होने जा रहा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश आबादी नदी घाटी के किनारों पर बसी है। पिछले कई वर्षों में वनों का दोहन होने के कारण भी बाढ़ का खतरा बढ़ा है, जिससे केदार घाटी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, धारचूला, मुनस्यारी, मटकोट व जौनजीबी क्षेत्रों में आई बाढ़ के कारण यहाँ के पर्यटन उद्योग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष के पिछले 2 महीनों में हमारे लोगों के लिए बहुत परेशानी भरे रहे हैं। मेरे पिथौरागढ़ क्षेत्र के लोगों ने हाल ही में आए भूस्खलन में अपनी जानें गंवा दी हैं और रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इसका काफ़ी प्रभाव नजर आ रहा है। कई सड़कें व पुल बह गए हैं, जिनके पुनः निर्माण में हमारे राज्य के 4 जिलों में हमारे राज्य के 4 जिले चीन, नेपाल व तिब्बत से सीधे जुड़े हैं, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति से चलते भारत की ओर लगने वाले भूभाग में रेल व सड़कों का व्यापक प्रसार हो रहा है, परंतु हमारी सीमा क्षेत्र की चौकियों में आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर हमें अपनी वर्तमान सड़कों से रक्षा व अन्य सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग भूकंप जोन में आता है। कभी भी यहां पर भयंकर भूकंप आ सकते हैं, जो कि हिमालय में निरंतर हो रहे हैं। आपदा के व्यापक संवेदनशील खतरों के प्रति जागरूकता एवं इसे कम करने के लिए प्रयास नहीं हो पाए, क्योंकि राज्य के प्रारंभिक ढांचा तो बनाया, परंतु धनाभाव के कारण धरातल पर नहीं उतारा जा सका। प्रारंभिक आकलन के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को तत्काल 2500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण हेतु, जिसमें सड़क, तटबंध, सुरक्षित विस्थापन, पुनर्वास, आपदा से पूर्व चेतावनी पद्धति का विकास, त्वरित सहायता प्रबंधन एवं चरणबद्ध प्रबंधन तंत्र, भविष्य
आधारित महेंद्र सिंह जी, आवश्यकताओं का आपका समय परिकलन अब सम्मिलित समाप्त के हो लिए गया है। 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। उत्तराखंड इसके लिए केंद्र से सहायता ऐसे की भी मांग पढ़ना तो करता है। अलाउड ही नहीं है, आप क्या यद्यपि कर इस रहे हैं? कार्य हेतु वैकल्पिक सहायता प्राप्त हुई है, परंतु सुनियोजित प्लान हेतु उक्त धनराशि की आवश्यकता है। महोदय, मेरा सरकार से विनम्र सुझाव है कि एनडीआरएफ के साथ साथ सरकार को स्थानीय लोगों का एक अलग कार्यदल टीए की तरह का गठन करना चाहिए, जो वहां की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए यह कार्यदल मददगार होगा, क्योंकि उन्हें स्थानीय आबादी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होगा और आपातकाल में बेहतर ढंग से कार्य करने में सक्षम होंगे। इसे हम प्रादेशिक सेना के तर्ज पर गठित कर सकते हैं, जो कि हमारे रक्षा बलों के लिए एक दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करेगा। हम अगर अपने आपदा तैयारियों के बजट की तुलना बजट परिव्यय से करें तो इस तरह के कार्यों के लिए बहुत ही कम है। मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे इस विनम्र सुझाव को ध्यान देगी, जो कि हमारे आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए एक लंबा रास्ता तय होगा। ऐसे भी धन्यवाद। लिखना अलाउड नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सुखदेव सिंह जी ढींसा। सर प्लीज करेक्ट माय नेम। बलविंदर सिंह भुंदरपुर ढींसा जी हाजिर नहीं। चल मानयोग चेयरमैन साहब, बलविंदर सिंह, जो ये सोके पे बहस चल रही है ड्राउट पे, इनका तो नाम ही नहीं था यार। ड्राउट प्राकृतिक सेम दिस इज सेम आपके बोलने से हमारे सो ये जो बहस चल रही है, मैं धन्यवादी हूँ आपका कि जो साइलेंस प्लीज। जो पंजाब स्टेट है, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा देश के लोगों को भुखमरी में अनाज देने वाली स्टेट है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सोका भी जहाँ इसी बेल्ट में अब देश में सबसे ज़्यादा पड़ा है। पंजाब हरियाणा जो ये बेल्ट है सारी, सभी में सोका है, लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा है। आपकी फिगर भी बताती है, लेकिन जो मेरा ख्याल है फिगर के भी ज़्यादा, मैं आज ही गांव में फिरता फिरता अभी सीधा ही आ रहा हूँ, 60% से भी ज़्यादा जो पंजाब में बारिश की कमी है, और उसका असर जो देश पड़ता है और हमारे पंजाब के किसान पे पड़ता है और स्टेट पे पड़ता है कि हमें बिजली भी ज़्यादा खपत करनी पड़ती है, डीजल भी ज़्यादा खपत करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा किसान है वो इतना फसल पे अपना घर बार सब लगा देता है कि फसल को पालने के लिए जैसे बच्चे को पालते हैं माता पिता, अपने घरवाली के गहने भी बेच करके फसल को पालता है। लेकिन बदकिस्मती है जहाँ सोका पड़ा है, वहाँ आगे जब जिसका रेट मिलता है वो भी कम मिलता है, दोनों तरफ ही वो किसान मारा जाता है। इसलिए मैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मुझे पता है 2-3 मिनट ही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इतनी बारिश की ज़्यादा कमी पंजाब के इस खिते में है, उसको आपके पास भी फिगर्स है, मैं दोबारा बार बार उसको जिक्र करूँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके मुताबिक हमें डीजल पे भी, हमें बिजली पे भी, हमें जो किसान के दूसरे जो है उसके भी सब पे जो है खर्चा जो दे ताकि पंजाब के जो लोग हैं, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 25 तो 30 हज़ार रुपया 1 एकड़ पे पकाने पे किसान का और ज़्यादा खर्चा लग गया, उसको बचत की तो बात ही कोई नहीं। सो उसको कंपनसेट करने के लिए जो मुआवजा है पंजाब गवर्नमेंट को, जहाँ स्टेट को देना है बिजली वगैरह के लिए, वहाँ किसान को भी सोके के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, उसको भी जो है जहाँ मुआवजा देना चाहिए। और जो पंजाब की तरफ से आपको रिक्वेस्ट आई है कि पंजाब गवर्नमेंट में आपके पास प्रपोजल ऑफ 2,330 करोड़ रुपीज़ स्पेशल सेंटर असिस्टेंट वास्ते अबाउट 2,400 करोड़ की रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने की है। और मेरे ख्याल में ये भी कम ही है कि उन्होंने तो ऑफिशियल आंकड़े दिए हैं, मैं खुद किसान हूँ और जितना ज़्यादा किसान का नुकसान हुआ है
और वो पंजाब का नहीं, वो देश के किसान, देश का नुकसान है, क्योंकि जब पंजाब में जो क्रॉप नहीं होगी तो देश के लोगों में अनाज भंडार में कमी आ जाएगी। सो इसलिए इस कमी को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ आपके ज़रिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब को पूरी मदद देंगे, इमदाद देंगे। और जो अब भी जो सोका पड़ रहा है, एक तो बाद में इमदाद देते हैं, मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को अभी कहें कि जो सेंटर का पैसा पड़ा है किसान को खर्च करने के लिए अभी जो वो रिलीज की जाए ग्रांट, पहले असिस्टेंट तो बाद में जाएगी। सो आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी का जवाब से पहले 1 मिनट विपुला जी पर, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट ही रखें आप प्लीज। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट या ऐसा, क्योंकि जो जैसे पानी या बारिश से गरीबों के घर गिर जाते हैं, नुकसान होता है, उसके लिए हमें मैनुअल रिलीफ जो है उसमें चेंज आनी चाहिए। क्योंकि एक तो जो है पटवारी उसका नक्शा क्वाइफ बनाता है, क्योंकि आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, पहले वही बहुत दिन लगा लेता है। जब नक्शा क्वाइफ बन जाता है, अगर वो 40,000 का बना है तो 20% या इतना मैनुअल रिलीफ मैनुअल रखा गया है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उस रिलीफ मैनुअल में आप बढ़ोतरी कीजिए, चेंज कीजिए, जिससे कि उनको फायदा हो सके, उनको अपना हक मिल सके। IRDP में घर बना है, बारिश में चला गया, इसमें डिजास्टर में आ गया, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता कि वो उसको दोबारा से बना सके। ये मेरी सबसे बड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें आप रिलीफ मैनुअल में चेंज करके उसको बढ़ाइए और पूरे भारत में एक ही रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीच में बाद में कर, अभी ऐसे नहीं करिए आप। We are debating here, sir, on these matters. I would like to ask the Honourable Minister sitting in the first row here, sir, whether anybody has visited Odisha? कोई हेल्प अभी तक वहाँ गई है कि नहीं गई है? क्या हाल है वहाँ का? किसी को मालूम है कि नहीं? Sir, 1 million people have got affected. Rivers Mahanadi, Tel, Baitarni, Budabanga are on the rise, sir. The Odisha state government has evacuated 1.5 lakh people there, sir. So, Government of India should move fast. They should send a central team for investigation. Then the Honourable Minister should go there. I will ask the Home Minister to intervene on this. I'm concluding, sir. Sir, we spoke to the Honourable Prime Minister this morning, and the Prime Minister has said that he is considering going to Odisha, and he will let us know very, very soon, sir. Very good. I would request the Honourable Ministers and the Prime Minister to take it very seriously and to go to Odisha, see the affected people there and send help very, very quickly. Thank you, sir. Home Minister. Thank you, Vice Chairman, sir. First of all, I extend my gratitude to all the honorable members who have taken part in this very important and serious discussion. Altogether, 24 honorable members have taken part. मैं सबको धन्यवाद देते हुए, सबको इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड नहीं करते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स को बांटा है जो विषय को लेकर के, क्योंकि एक एक को रिस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए विषय को सामूहिक रूप से मैंने ग्रुप्स में रखा है, तो मैं उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो NDMA को लेकर के बहुत सा सदस्यगणों ने कहा है कि ये बंद क्यों कर दिया है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बंद क्यों रखा है, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये बंद नहीं है, सरकार बदलने से उसका सिस्टम बदल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का अध्यक्षता में वो है। डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं या कुछ सदस्य ने अगर इस्तीफा दिया होगा, इसका मतलब ये बंद नहीं है। तो उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करने का जो प्रक्रिया है मंत्रालय के द्वारा, उसका बहुत अच्छी तरह से उसका काम होगा, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ। और रिस्पॉन्ड करने से मैं जो करंट अभी जो हालत है उसका कुछ जानकारी मैं पहले देना चाहता हूँ। गृह मंत्रालय में 24 आवर हमारे यहाँ में उसका डेस्क है, जो देश में विभिन्न जगहों में प्राकृतिक आपदा का जो घटनाएं आते हैं उसका बराबर उसका खबर लेता है और उसको कार्रवाई करने का प्रबंध करता है। सर, अभी तक जो मैसेज आया है वेदर के मुताबिक, जो मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न का रिपोर्ट है, 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न में से 16 सब डिवीजन्स में
नॉर्मल रेनफॉल हुआ है, 18 सब डिविजन्स में डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है और 2 सब डिविजन्स में स्कैंटी रेनफॉल हुआ है इस साल अभी तक। और 10 राज्यों के वहाँ से रिपोर्ट आ चुके हैं जहाँ मॉडरेट फ्लैश फ्लड्स हुआ है, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स, इस तरह का घटनाएं 10 राज्यों से प्राप्त हुआ है। उसमें सर आज का मैं अभी का जो बताना चाहता हूँ, जब अभी आखिर में जो मेंबर ने कहा है, अबाउट 10.5 lakh cubic of water passed through Mahanadi river system at the delta head Mundali near Kattak around midday yesterday, affecting 21 districts. At noon today, water discharge at the said point is 10.81 lakh cubic. सर उसमें जो माननीय सदस्य ने कहा है, मैं बताना चाहता हूँ, हमारा गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। डिजास्टर जो हमारे रेस्पॉन्स फोर्स होते हैं उसका सारा प्रावधान कर चुका है। टीम उड़ीसा जाने का जो है हमारा प्रबंधन जो भी करना है पूरा किया है। और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मालिन गांव में जो घटना हुआ है उसका तुरंत घटना के खबर मिलने के बाद हमारा गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी वहाँ जगह पहुँच के आया है, जिसका विवरण सदन को दे चुका है। हाँ मैं आ रहा हूँ ना, आप मैं इसका सबका जवाब दूंगा। सर अभी तक जो इफेक्ट्स का मैं बात करता हूँ सर, दी टोटल फ्लड प्रोन एरियाज as assessed by Rashtriya Baढ़ Ayog is 40 million hectare in India. The flood affected areas in a year varied from 1.46 million hectare to 17.5 million hectares with an average of 7.14 million hectares since 1953. और इसके साथ फ्लड एम्बैंकमेंट का जो प्रोविजन का मैं बताना चाहता हूँ, 35,200 किलोमीटर फ्लड एम्बैंकमेंट अभी तक नदियों के उसमें हुआ है काम। और फ्लड फोरकास्टिंग के बारे में ये बताना चाहता हूँ, द फ्लड फोरकास्टिंग इज पॉसिबल बेस्ड ऑन एक्चुअल हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल डाटा एज वेल एज weather forecast with limited accuracy. Central Water Commission is issuing river water level forecast for 147 locations and inflow forecast for 28 reservoirs, dams and barrages. अभी तक सर जो इस साल का रिपोर्ट जो आया है, जो नेचुरल डिजास्टर से जो इफेक्ट हुआ है, टोटल नंबर्स ऑफ ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट 249, नंबर ऑफ कैटल पेरिश्ड 3,280, numbers of houses damaged 10,920 and crop area affected 0.37 lakh hectares. In addition to this, these disasters have damaged infrastructure in some part of the states and have disrupted road communication, rail links, power network and drinking water supply system. Sir, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई डिजास्टर होता है उसका इमीडिएट रेस्पॉन्स करने का जिम्मेवारी राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार नीति बनाता है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी जो बनाता है केंद्र सरकार, उसके मुताबिक केंद्र से सहयोग देने का प्रक्रिया है। सर उस प्रक्रिया के मुताबिक जो हमारा नेचुरल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है उससे स्टेट को जो राशि देता है वो 75% देता है और 25% राज्यों का ओर से होता है, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होता है उसका सेंट्रल कंट्रीब्यूशन एनडीआरएफ का वो 90% होता है और एसडीआरएफ का 10% होता है। सर उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोटल जो अमाउंट स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड को जो इस बार दिया है वो टोटल दो भाग में है। 2005 से 2010 का कंपोनेंट है और 2010 से 2015 का। 2010 से 15 का जो कंपोनेंट है वो पहले के 21,333 करोड़ से बढ़ा करके 33,581 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
सर ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि जो डिजास्टर मामले में जो सहायता देता है वो इमीडिएट रिलीफ होता है सर. इट इज़ नॉट इन ए वे कंपेंसेशन टू द लॉस कॉस्ड बाय द डिजास्टर, बट इट इज़ इमीडिएट रिलीफ. प्रक्रिया सर, हमारा होम मिनिस्ट्री इसको हमारा एक नोडल मिनिस्ट्री होने के नाते हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से पॉलिसी तय किया जाता है. अभी सर आपका जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हमारा गृह मंत्री जी ने मुझे थाईलैंड में 6 एशियन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जो भेजा था, उसमें जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के मुताबिक हम कम्युनिटी बेस्ड रेजिलियंस प्रोग्राम्स भी हम चलाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, और जिस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट में भी जो अथॉरिटी बनाया गया है वो 3 टायर इंस्टीट्यूशन के अलावा भी कम्युनिटी लेवल रेजिलियंस के बारे में भी बहुत हमारा कार्यक्रम चलता है. और जो सार्क देशों का जो डिजास्टर का सेंटर है वो नई दिल्ली में स्थित है, और इसके माध्यम से हमारा और नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट भी है, उसके माध्यम से अवेयरनेस का समय समय पर कार्यक्रम चलाते रहते हैं. उसके बाद सर मैं कुछ इश्यूज को रेस्पॉन्ड करना चाहता हूं. सबसे पहले उड़ीसा के जो घटना, चक्रवात का घटना है फैलिन का जो उड़ीसा का मैं आपको बताना चाहता हूं कि द उड़ीसा गवर्नमेंट had demanded a total help of 5,832 crore, and I must inform the honorable member that the long-term rehabilitation is a process through the state government in a planned structure. It cannot be in a manner of relief and immediate response. So I would like to inform the honorable member that the central government has already approved and released the amount to the tune of 934.61 crore, and there has been further request from the government of Orissa, which is under the consideration of the ministry. Sir, with regards to, yes, that is what I'm saying. Till now, we have not got any memorandum from the Odisha government. For the present thing, I've already stated, we have to receive the memorandum from the state government. If the problem is causing just now, I have responded to the last year one issue, but it's okay. Okay. Sir, regarding the... Let him complete. For Kerala, I would like to inform the honorable member that the National Disaster Response Force has permanently placed a team of NDRF at Kozhikode. However, the accommodation for the setting up of the unit is yet to be arranged by the state government. So the honorable member can kindly pursue the state government of Kerala, and we will also do from our own end. And sir, the Chief Minister of Uttar Pradesh had made a request to release entire assistance demanded by state government. In the wake of floods in 2013, I would like to inform that the high-level committee has approved 230.6 crore as assistance from NDRF, subject to the adjustment of 75% balance in SDRF. The position has been explained to the Chief Minister White, letter number dated 30th July 2014. Sir, many members have, Mr. Sanjay Singh had made a suggestion that we should have some kind of collaboration with the government of Japan. I would like to inform that during that 6th Asian Ministerial Conference, I had a bilateral sitting with the representative of Japan, and we have planned to take up and work together so that we can exchange our experiences. So I had the privilege of chairing the plenary session in Bangkok. So India has been involved very actively for the disaster management activities. Sir, I would like to inform the House through you that some of the suggestions like inclusion of erosion, lightning, sea erosion, and some other items like bamboo flowering to be included as an item which can claim relief from the central government. And I would like to inform that
it is the Finance Commission which decides which are the items to be included under the provisions of the disaster. And Home Ministry has recommended all those items which were mentioned by honorable members to the 14th Finance Commission. So, आपका भी त्यागी जी आपने जो कहा है उसको भी recommend कर चुका है. हाँ, लाइटनिंग का भी वो 14th फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड किया है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी उसके जल्द ही जल्द फाइनेंस कमीशन इस पे अपना कार्रवाई करेंगे और हमको काम लोगों तक मदद पहुंचाने में सक्षम मिलेगा. इसके बाद सर, ऑन द इशू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रिलीज फ्रॉम SDRF, it is to inform that the provision of SDRF provides that Comptroller and Auditor General of India would cause audit of the SDRF conducted every year in conformity with approved items and norms in terms of purposes of SDRF guidelines. Sir, there are possibilities of mismanagement and there are cases of misuse of the funds. So that is why I have to mention this. And sir, several honorable members have mentioned about the problems related from the neighboring countries. I would like to inform the House that we have several agreements with the neighboring countries. First of all, many members have raised the issue relating to Kosi, and I would like to inform that we have a comprehensive understanding with the government of Nepal, and because of the constant effort from our side, a disaster was avoided. Recently, a few days back, there was this danger line that Kosi river was supposed to deluge huge areas of this northern part of Bihar, but our team had contacted with our counterparts in Nepal, and they had blasted 4 detonation. 4 बम उन्होंने वहाँ पे फटाया है ताकि वो नदी जो वहाँ आर्टिफिशियल बाढ़ बन गया, वहाँ पे बांध बन गया था पहाड़ के पूरे एक हिस्सा गिरने से, तो वहाँ की नदियाँ को पानी जो जमा हुआ था उसको बम फटा के 4 बम फटा के उसको जाने दिया, और उसके वजह से जो फ्लड आ सकता था हमारे भारत के बिहार आपके राज्य के क्षेत्र में वो टल गया है. लेकिन अभी भी हम लोग कंस्टेंटली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए अभी जो वहाँ पे रिलीफ कैंप जितना भी बिठाया गया बिहार में, कुछ लोग अभी घर वहाँ पे अपने अपने घर जाने लगा है. इसलिए ये भी हमारा अधिकारियों का एक वहाँ अलर्टनेस की वजह से एक खतरा टल गया है. उसके बाद सर, नेपाल के साथ हमारा जो दूसरे एग्रीमेंट है, जो लगातार 42 स्टेशंस से हमको लगातार जो डाटा मिलते रहा है, वी आर गेटिंग द कंस्टेंट information from 42 stations in Nepal, and those stations are funded by India only. That is why they have a binding commitment to give information to India on time. भूटान के साथ हमारा असम का सदस्य और बंगाल के जो सदस्यगण के उसका इफेक्ट पड़ता है. भूटान के साथ हमारा एक कम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल एंड फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क का बना हुआ है, जिसके माध्यम से 35 hydrometeorological stations are located in Bhutan, which are being maintained by Royal Government of Bhutan with funding from India. The data received from these stations are utilized in India by the Central Water Commission for formulating flood forecast of rivers flowing from Bhutan to India. इससे बहुत हम लोगों को मदद मिल रहा है, और अगर कोई खतरा आता भी है तो उसका हमको पहले समय पर पता चल जाता है. सर, चीन के साथ इंडिया और चाइना के बीच में MOU हुआ है. उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो 2013 में हुआ है, उसमें सर ये ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको संगपो कहता है तिब्बत में, वहाँ और सतलज रिवर, these are the 2 river basins whose hydrological informations are shared to us by the Chinese authority, and we are looking for more this possible information if it is necessary in other areas. But अभी 2 river basin का साथ चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके वजह से समय समय पर हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है. और पाकिस्तान के साथ जो है उसमें हम इंफॉर्मेशन उसको पाकिस्तान को देते हैं. उसके अलावा सर,
बहुत सारा जो points honorable members ने दिए हैं, I don't want to take much of the time of the House. I would like to inform the House that I have noted down all the important suggestions which have been given by the members, and we are very hopeful that this kind of cooperations will continue to receive from honorable members and the respective state governments also, so that in the future we can respond to any kind of natural disaster coming to our country. And with this, I thank you for giving me this opportunity and Yes. thank all the honorable members. Thank you, Mr. Minister. Thank you.